मतलब मैं 14 महीने लगातार कोटा में रही हूँ, बिना एक बार भी घर आया। लाइक दिवाली वगैरह हुआ, मैंने उसको स्किप कर दिया कि ड्रॉप ईयर में एक ही प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ होता है। आपके पास सिर्फ 1 साल का टाइम होता है और आपको 2 साल की चीजों को कवर करके अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। फंसी भी कुछ क्वेश्चंस में, लग रहा था नहीं होगा नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। लाइक मुझे इतना था कि मैंने इतना कर लिया कि मैं IIT में जाऊंगी और एक अच्छी सी ब्रांच में जाऊंगी। छोड़ दोगे ना कि मेरे से नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, ये करके छोड़ दोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं होना होगा तो वो आपको रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा, पर अभी से क्यों हार मानना है। माइक, कैमरा, स्टोरीज। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता सिंह है और मैं बिहार के सासाराम से हूँ और करेंटली अभी मैं IIT रुड़की में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हूँ। बहुत स्टार्टिंग से देखे तो क्लास 7th 8th में मैं एक बेटर देन एवरेज स्टूडेंट थी, अच्छे ग्रेड्स आते थे, मैं पढ़ाई में अच्छे थी, तो मम्मी पापा का भी सपोर्ट रहता था। मतलब मेनली उन लोग ये चाहते थे कि हमारा पढ़ाई किसी वजह से डिस्टर्ब ना, उन लोग हमें ज्यादा फैमिली गैदरिंग्स में अटेंड नहीं होने देना चाहते थे। लोग चाहते थे कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। तो बेसिकली मम्मी पापा का स्टार्टिंग से यही था कि तुम लोग पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी सारी चीजें बाद में आएगी। अच्छे से ध्यान देते थे, तो उनके वजह से थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन था, इस वजह से पढ़ाई हमारी अच्छी हुई, हम तीनों भाई बहन की। क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में IIT जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स के बारे में सुना कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत टफ होता है, और उस टाइम ये सब एग्जाम मुझे बहुत बहुत बड़े लेवल के लगते थे। ऐसा लगता था कि इसे सिर्फ टैलेंटेड लोग, लाइक बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग दे सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो उस टाइम मैं बस IIT का नाम सुनी थी, जानती थी ऐसा एग्जाम होता है जिससे एक IIT कॉलेज, बहुत बड़े कॉलेज में जाने को मिलता है। फिर 9th 10th भी अच्छे से आराम से पास हुआ। उस टाइम मेरे माइंड में ऐसा कुछ IIT का नहीं था कि मुझे IIT करनी है। तो 9th 10th अच्छे से पास हुआ, 10th में भी मेरे अच्छे ठीक ठाक परसेंटेज आ गए। फिर क्लास 11th की बात स्टार्ट होती है, तो अब चूज करना था स्ट्रीम की, अगर आपको साइंस के साथ जाना है, कॉमर्स के साथ जाना है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बायो ले रहे हैं, तो उस टाइम मैं कंफ्यूज थी कि मैं बायो के साथ जाऊं, मैथ्स के साथ जाऊं। अल्दो मुझे मैथ्स पसंद था क्योंकि मुझे बायो वाले फील्ड में नहीं जाना था। बेसिकली बायो वाले फील्ड में ऐसा होता है कि आपको दिमाग में ज्यादा कुछ याद करके रखना होता है, तो वो उस टाइप का मेरा कुछ था नहीं कि मुझे बायो वाले फील्ड में जाना, तो इसलिए मैंने मैथ्स ऑप्ट किया। 11th 12th में मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे जेईई करना है, मैंने बस सुना था कि ठीक है जेईई होता, पर मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ स्कूलिंग करती हूँ, बाद में सोचूंगी क्या करना, क्योंकि पापा भी चाहते थे कि मैं यूपीएससी करूँ। तो मेरा ये था कि 11th 12th में PCM स्ट्रीम से बोर्ड्स कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगी। बेसिकली 11th के टाइम कोविड वाला टाइम था, तो वो थोड़ा पार्ट मेरा 11th वाला उतना स्ट्रांग नहीं था। मेरा मन हुआ कि मैं जेईई का एक बार एग्जाम दे के देखती हूँ। अल्दो मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, पर मैंने जेईई का एग्जाम दिया, ट्राई करने के लिए दिया कि देखती हूँ क्या होता है। अल्दो पेपर तो हुए नहीं मेरे से, और ऐसा भी नहीं है कि मैं क्वालिफाई कर गई एडवांस के लिए। सोचा गया कि अगर बेसिक मुझे टाइम देना चाहिए इस पे कि नहीं, मुझे जेईई का प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक ड्रॉप ईयर में जेईई की प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। आपके पास सिर्फ 1 साल का टाइम होता है और आपको 2 साल की चीजों को कवर करके अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो फिर डिसाइड हुआ कि ठीक है, 1 साल जेईई को दे के देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो बाद में कुछ और सोचेंगे। डिसाइड हुआ कि अब कहाँ से करें, घर से करें या फिर कहीं बाहर भेजना है। घर पे मेरे भाई बहन है और फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। मम्मी पापा ने सोचा कि चलो इसे बाहर भेजते हैं, तो सबका म्यूचुअल डिसीजन रहा कि कोटा जाना है। अच्छे कोचिंग में एडमिशन लिया। जब वो छोड़ के जा रहे थे तो उनका लास्ट ये था कि अब यहाँ यहाँ आई हो तो यहाँ से निकाल के वापस घर आना है। तो उस टाइम मतलब ठीक है, वो बात थोड़ी उतनी ज्यादा मतलब वो नहीं लगी थी, बट एक मन में चल रहा था कि पापा ने बोला है कि निकाल के आना है। तो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन फैक्टर भी था कि पापा चाहते हैं कि मैं निकालूं, तो मैं उसके लिए मतलब मेहनत करने लगी। तो कोचिंग में, कोटा में ऐसा रहा कि कोचिंग से डे 1 से तो अच्छे से कवर कर रही थी, जो क्लासेस में हो रहे हैं वो आके घर पे रिवाइज करना, देन होमवर्क्स करना, असाइनमेंट्स, TPP ये सब करना हो रहा था। टेस्ट भी होने लगे, तो स्टार्टिंग में तो टेस्ट सही जा रहे थे, फिर धीरे धीरे मार्क्स कम होते हैं, मेरे भी मार्क्स कम हुए हैं। अगर आप लोग भी जेईई की तैयारी कर रहे हो और अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आती है कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो, क्वेश्चंस लगा लेते हो और तब भी टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप लोग रियल टेस्ट दोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और किस तरह प्रिपेयर करना है, आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन से अच्छे हैं। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जेईई प्रिपरेशन में। तो भाई मैंने बाकी IITians और जितने भी मेरे दोस्त हैं IIT NIT IIT के, उन सब ने मुझे
यही बताया है कि एक टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत ज्यादा बूम कर रही है, एलन ऑनलाइन जेई मेजर टेस्ट सीरीज। तो क्या है ये टेस्ट सीरीज? इसमें आपको 2 पैकेजेस मिलते हैं। पैकेज 1 में आपको मिलेगा जेई मेंस के 10 फुल सिलेबस टेस्ट और पैकेज 2 में मिलेगा जेई मेंस प्लस एडवांस के कंबाइंड 15 फुल सिलेबस टेस्ट। तो क्या भाई आप लोग जानते हो टेस्ट सीरीज इतनी ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि भाई ये टेस्ट सीरीज बनाई है एलन कोटा की टॉप फैकल्टीज ने, और भाई एलन को कौन नहीं जानता यार। इस टेस्ट सीरीज से आप अपनी रियल प्रिपरेशन एंड रैंक टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक्सेस देता है ऑल इंडिया ओपन टेस्ट का, जहां एलन ऑनलाइन के आप सभी बच्चों से compete करोगे और आपको आपकी रियल रैंकिंग का अंदाजा लगेगा। साथ ही साथ 15,000 से ज्यादा फैकल्टी रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक भी मिलता है आपको, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बूस्टअप करेगा और आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाओगे, जिससे आप अपनी तैयारी को इंप्रूव कर पाओगे। तो भाई अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप सभी का दिन में स्कूल होता होगा, दोपहर में कोचिंग होती होगी और भी बहुत सारी चीजें होती होंगी। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज ले लेते हैं लेकिन टेस्ट को मिस कर देते हैं। पर एलन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 24 घंटे मिलेंगे, आप 24 घंटे में कभी भी ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के ही अपना एग्जाम दे सकते हो और अपने जेई के लिए इंप्रूव कर सकते हो। तो भाई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप सभी के लिए। तो भाई मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, और मैंने बाकी भी लोगों से पूछा है तो ये टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है। तो भाई जल्दी से नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। एलन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को फटाफट लो। याद रहे अगला एग्जाम 21 दिसंबर को है। कौन सा दिन? हाँ, 21 दिसंबर। तो भूलना मत। तो उससे पहले ये टेस्ट सीरीज ले लो, और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। यूज माय कूपन कोड धीरज 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 रुपीज डिस्काउंट। जल्दी से जाओ टेस्ट सीरीज लो और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा रहा टेस्ट। चलो पूरी वीडियो देख लो। लास्ट ईयर ऐसा था कि कोटा में थोड़ा सिचुएशन खराब चल रहा था, लाइक बच्चे कुछ कुछ गलत स्टेप्स उठा रहे थे, तो कोचिंग के टेस्ट को रोक दिया गया 2-3 महीने के लिए कि बच्चे ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं, तो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए 2-3 महीने के टेस्ट बंद कर दो। उससे इफेक्ट तो हुआ, क्योंकि 2-3 महीने टेस्ट ना दो तो आपको पता नहीं चलता कि आप एक्चुअली कहाँ लाई कर रहे हो। पर उस टाइम ठीक है, प्रिपरेशन चल रही थी। जेई की प्रिपरेशन के टाइम कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स आते थे जिसमें आपको लगता था कि आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कभी मैथ्स में लगता था कि मैथ्स बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि बेसिकली आपको एक ड्रॉप ईयर में ये होता है कि एक साल में आपको 2 साल का कवर करना होता है। बहुत सारी चीजें एक साथ चलती होती है, आपको सब कुछ मैनेज करना होता है। फिजिक्स में 2 चैप्टर, मैथ्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 3-3 चैप्टर एक साथ चल रहा है, सबको मैनेज करना, सबके होमवर्क, डीपीबी, असाइनमेंट टाइम टू टाइम रिवाइज करना। अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, बट मेरे को ऐसा था कि मैं कर लूंगी और करना है मुझे। बेसिकली अक्टूबर नवंबर का टाइम आया जब सिलेबस बहुत बाकी थे, बट ऐसा था कि अब वो टाइम आ गया था जब मुझे जेई के लिए, एक्चुअली जेई फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए एक्चुअली फोकस करना था, क्योंकि वो 2-3 महीने में थे। पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दिया। अगर आपके असाइनमेंट मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं हो रहा था तो उसको आप छोड़ सकते हैं, आप पीवाईक्यूज पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो आपका मतलब वो आपको बताता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। असाइनमेंट डीपीपी जो होते हैं वो थोड़े हार्ड लेवल के बनाए जाते हैं, तो उसको कई बार ऐसा होता है कि आपसे नहीं बनते हैं। लाइक मेरे से ऐसा होता है कि कई बार लगातार 2-3 क्वेश्चन नहीं बनते, तो वो थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता था, यार क्वेश्चन नहीं बन रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो अब लास्ट के टाइम में, लाइक जब आप नवंबर वाला मंथ चल रहा है और आपके साथ ऐसा हो कि आपसे लगातार 2-3 क्वेश्चन ना बन रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा डिप्रेस कर देता है कि यार क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो मैं चैप्टर कंप्लीट करती थी, पीवाईक्यूज करती थी, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। और बेसिकली जनवरी का टाइम आता है जब बेसिकली 10-15 दिन बचते हैं सिर्फ एग्जाम को। उस टाइम मैंने बहुत सारे सैंपल पे, मतलब कोचिंग में तो टेस्ट हो ही रहे थे और खुद से भी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, अप एंड डाउन हो रहे थे, बट ये था कि ठीक है, अब जो हो रहा है हो रहा है। मेन तो मेरा वो डी डे वाला परफॉर्मेंस मैटर करेगा, तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा। जेई मेन की फर्स्ट अटेम्प्ट वाली इजी था, मतलब काइंड ऑफ इजी वाले साइड में था, तो मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि परसेंटाइल हाई तो जाएगी, लाइक मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हाई जाने वाले हैं। और मैं पेपर देख के आई, क्वेश्चन भी ठीक ठाक हुए थे मेरे से, और फिर रिजल्ट आया और फिर पता चला कि जितने मार्क्स आए उतने पे परसेंटाइल थोड़ी कम बनी है। बेसिकली मेरी 98.04 परसेंटाइल बनी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेरे मार्क्स अराउंड 180-190 आसपास थे। तो वो मेरे को थोड़ा लगा कि यार मैंने 180 का, लास्ट ईयर तक तो 180 में 99 परसेंटाइल आराम से पहुंच जाती थी, इस बार नहीं पहुंची। तो थोड़ा 1-2 दिन उसमें दिमाग खराब हुआ यार। बेसिकली सब लोग तो यही सोचते हैं स्टार्टिंग में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 आ जाए, उसके बाद मैं एडवांस पे फोकस करूंगी। ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, मेरी 98 परसेंटाइल थी, उतनी भी बुरी नहीं थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं एडवांस से फोकस करती हूँ। 98 परसेंटाइल मेरे लिए एनफ तो है, लाइक वैसा सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन तो आएगा नहीं कि मुझे कॉलेज ना मिले इस परसेंटाइल पे। तो मैंने जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद एडवांस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। सच बताऊं तो मैंने ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल्स, लाइक
हाई लेवल वाले बुक्स मतलब सॉल्व किए थे। मैं बेसिकली पीवाईक्यू से फोकस करती थी और उसी पीवाईक्यूज को 2-3 बार कर लेती थी। मतलब जैसे स्टार्टिंग में फरवरी में मैंने किया, इस एक चैप्टर उठाया, उसको मैंने पहले उसको एक बार रिवाइज किया, उसके बाद उसके एडवांस के पीवाईक्यूज करती थी। उसके बाद एडवांस के भी टेस्ट देते थे। एडवांस के टेस्ट मतलब मेन से तो लेवल उसका काफी ऊपर होता है, तो ऐसा नहीं कि आपके स्टार्टिंग में काफी अच्छे नंबर आएंगे। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि नंबर काफी अच्छे नहीं आते थे, मतलब ओके ओके आते थे। मेरे को ये था कि ठीक है, मुझे करना है, तो अभी नंबर नहीं आ रहे हैं तो इस पे सोच के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि पढ़ते रहो, जो होगा वो लास्ट में उस दिन वाले रिजल्ट पे मैटर करेगा। इसका सेकंड अटेम्प्ट आया अप्रैल अटेम्प्ट। ऑल्दो उस टाइम मैंने लास्ट के 15-20 दिन मैंने जेईई का फिर से देखना स्टार्ट कर दिया था, रिवीजन पीवाईक्यूज वगैरह लगा लिए थे फिर से। तो जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी मतलब मेरा ठीक ठाक हुआ, उसमें थोड़े ज्यादा मतलब थोड़े परसेंटाइल वाले 98.04 से 98.34 हुए। ठीक है, उससे मैं मतलब मेरे लिए मेंस उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे लास्ट में एडवांस ही क्रैक करना था, तो मतलब मेंस को ठीक है, मैंने उसको लेट इट बी रखने दिया। फिर लास्ट के 1 महीने बचते हैं एडवांस के लिए। उस टाइम पे बेसिकली ऐसा हो गया था कि सिलेबस तो मैंने एडवांस का जितना था उतना तो कर लिया था, और अब था कि पीवाईक्यूज ज्यादा से ज्यादा करो। मैंने अल्दो एक बार पीवाईक्यूज लगा रखे थे, पर ये था कि चलो मैं उसको दोबारा करती हूँ, ऐसे कर करके लाइक एक पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यूज को 2-3 बार लगा लिया था। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार पीवाईक्यूज लगा लिया तो आपको अगली बार उस क्वेश्चन में डाउट नहीं आएंगे। कई बार होता है कि आपसे पहली बार में क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन दोबारा बनाने जाते हो कभी तो नहीं बनते हैं। तो वैसा भी हो रहा था मेरे साथ। धीरे धीरे मतलब मैंने सबके शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के रखे थे, तो उसको लास्ट टाइम में रिवाइज करना। कुछ कुछ लाइक कुछ कुछ केमिस्ट्री में चैप्टर्स होते हैं, सॉल्ट एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो उसको मैंने बार बार रिवाइज किया। मैथ्स में कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स जिसका वेटेज ज्यादा है, जैसे कैलकुलस और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तो उसको एक बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, पीवाईक्यूज लगाए। फिजिक्स में मेरा ये था कि मैकेनिक्स वाली पार्ट मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मैंने मतलब ऐसा किया कि ठीक है, इस पे उतना फोकस नहीं करते, जो मेरा स्ट्रांग पार्ट है उसको सही करते हैं। 12th वाले मेरे सारे टॉपिक सही थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मॉडर्न वगैरह, तो उसके पीवाईक्यूज मैंने काफी अच्छे से कर रखे थे। और काइनेमेटिक्स मैंने ऐसे कर रखे थे कि अगर इसके इजी क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर दूंगी, नहीं तो टफ में मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरा ये स्ट्रांग है नहीं। ड्रॉप ईयर में ऐसा होता है कि आपको सब कुछ करने की मतलब मेंस के टाइम तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप सब कुछ कर लो, क्योंकि मेंस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं। अगर आपने उस चैप्टर को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लिया, उसको उसके मतलब कॉन्सेप्ट को जान लिया, तो आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं। उतना ज्यादा लाइक आपको माइंड उस पर नहीं वो करना होता है कि कैसे होगा कैसे होगा, वो इजी होते हैं, वो हो जाते हैं। एडवांस में ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ लाइक उसको एक बार गो थ्रू कर लोगे ना चैप्टर को, तो जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन होंगे ही। मतलब वही था, मेरा मैकेनिक्स वाला पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं था, और मैथ्स में भी कुछ कुछ पार्ट मेरे उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो मेरे जो स्ट्रांग थे मैं उसको फोकस करती थी, और जो वीक वाले थे उसके मैंने इतने लाइक इतना नॉलेज रख ली थी कि उसका जो इजी वाला पार्ट आएगा तो मैं कर लूंगी, टफ वाले को मैं छोड़ दूंगी। इस तरीके से एडवांस वाला दिन आता है। मेरा जयपुर में सेंटर पड़ा था, पापा आए थे एक दिन पहले, तो फिर हम लोग जयपुर गए थे। तो उस दिन मैं सेंटर पे काफी पहले मतलब 7 बजे के आसपास पहुंच गई थी, और 7 साढ़े 7 बजे तक मतलब चली जा चुकी थी। पेपर तो 9 बजे से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले जो लाइक 1 घंटा का टाइम होता है, उसमें दिमाग में बहुत कुछ चलता है, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। अगल बगल वालों को देख के थोड़ा डर लगता है कि इन लोग प्रिपेयर्ड हैं, काफी अच्छा प्रिपेयर्ड हैं। वैसा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर ठीक है, मैं अपने आप को काम डाउन करी। और फिर 9 बजा, पेपर स्टार्ट हुआ, देखा, पेपर दिया, फंसी भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में, लग रहा था नहीं होगा नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा था। पहला पेपर हुआ, और मेरा ऐसा था कि इस साल का एडवांस का पेपर अगर बाकी सालों के कंपैरिजन में कहे तो इजी था। मुझे ऐसा लगा कि बाकी सालों के कंपैरिजन में इजी था, लाइक लास्ट ईयर से तो इजी था। फिजिक्स मेरे सही हुए थे, केमिस्ट्री मेरे सही हुए थे, बट मैथ्स अल्दो मेरी वीक थी, तो उतने बेटर नहीं हुए थे। तो मैं बाहर निकली फर्स्ट पेपर के बाद, पापा को बताया, पापा मैथ्स में उतने क्वेश्चन तो हुए नहीं है। और मतलब मुझे ये डर लग रहा था कि अगर मैथ्स में मैंने जो किए हैं अगर वो गलत हो गए तो मेरे मैथ्स की कट ऑफ नहीं निकलेगी। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना भी ला दो, अगर मैथ्स की कट ऑफ नहीं निकलेगी तो मेरी तो हो गई, मतलब मेरा तो मतलब एडवांस वैसे क्लियर नहीं होगा। पापा को यही से बता रही थी, बोले ठीक है टेंशन मत लो, अगले पेपर में सेकंड पेपर में मैथ्स से स्टार्ट करना। 2 घंटे हो गए, सेकंड पेपर स्टार्ट हुआ, तो सेकंड पेपर में मैंने सोचा चलो मैथ्स से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसे रहता है कि मैं हमेशा फिजिक्स से स्टार्ट करती थी, देन केमिस्ट्री में जाती थी, देन मैथ्स में। इस बार मैंने किया मैथ्स से स्टार्ट किया, मतलब मेरे क्वेश्चन हो रहे थे मैथ्स में, इस बार स्टिल हो गया। लाइक मेरे को मुझे इतना था कि मैंने इतना कर लिया कि मैं आईआईटी में जाऊंगी और एक अच्छी सी ब्रांच में जाऊंगी। और फाइनली वो डे खत्म हुआ, और
उसके बाद जब एग्जाम दे के निकलो तो इतना रिलैक्सिंग फील होता है कि अब फाइनली कुछ नहीं, मतलब अब जितना मतलब टेस्ट देना था जितना था, अब फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। अब इससे ज्यादा इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये सब सेम चीज तो दोबारा बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो रिलीफ वाला फील था, मतलब सेटिस्फैक्शन थी कि चलो मैंने कर दिया, और अपनी तरफ से मतलब अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि ठीक गया है, मेरा हो जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जैसे मैं लास्ट ईयर जब कोटा गई थी, जब अपनी जेईई की प्रिपरेशन के टाइम, तो मैं अप्रैल के टाइम में गई थी। उस टाइम मतलब अप्रैल के टाइम में गई थी, और मैं जब लाइक पेपर हुआ तो मैं लाइक एडवांस का पेपर हुआ तो मैं मई में एडवांस का पेपर देने के बाद मतलब मैं 14 महीने लगातार कोटा में रही हूँ, बिना एक बार भी घर आया। लाइक दिवाली वगैरह हुआ, मैंने उसको स्किप कर दिया कि चलो नहीं जाते। पापा भी चाहते थे कि तुमको 1 साल का टाइम मिला तो 1 साल में अपना बेस्ट दो और मतलब वहीं पे रह के तैयारी करो, उसके बाद तो फैमिली है ही, उसके बाद तो मतलब मिलना होगा ही। तो मतलब ऐसा था कि मैं लगातार लाइक 14 मंथ के लिए कोटा में ही थी, उसके बाद एडवांस का पेपर दे के सीधे घर आई थी। तो वो वाली भी फीलिंग थी कि बहुत टाइम बाद मम्मी से मिलने को, पापा तो खैर मिले, मम्मी से मिलने को मिलेगा, घर वालों से मिलने को मिलेगा। रिजल्ट से पहले वाला जो फेज था, उस टाइम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह चलती है कि इस पर कट ऑफ कितने जाने वाले हैं, कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बनने वाली है। वो सब मतलब मैं देखती थी, पर मैं देख के बंद कर देती थी कि क्यों अभी से स्ट्रेस आउट करे कि क्या होने वाला है। फिर फाइनली रिजल्ट वाला डे आता है, उससे पहले तो मतलब डर लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा था ना कि मैंने आंसर की से मैच भी नहीं करा था कि मेरा सही है कि नहीं है। क्योंकि ऐसा था कि अगर मैं चेक कर लूंगी, मुझे ना 2-3 क्वेश्चन लगातार गलत दिख जाएंगे तो मैं अभी से स्ट्रेस लेने लूंगी। मैं बोले छोड़ दो, अब जो हो गया हो गया, रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो रिजल्ट वाला दिन आया, और मैंने अपना लाइक रोल नंबर और ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाला। मैं बोली पापा को कि आप देख लो, पहले आप देखो, पहले मैं नहीं देखने वाली, मुझे डर लग रहा था। फिर पापा ने देखा, रैंक वगैरह आ चुकी थी, लाइक रैंक मेरे एक्सपेक्टेशन से तो थोड़ी खराब थी, पर ठीक है, मतलब सिलेक्शन हो गया था। पापा बहुत खुश थे और उसके बाद मतलब बहुत खुश थे, वो सबको कॉल करके बता रहे थे कि हो गया, इसका हो गया। मतलब मेरे से ज्यादा वो खुश थे, मेरे को तो था कि मेरा हो जाएगा, बट उन लोग को था कि चलो उनके घर से लाइक मतलब मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो सबसे बड़ी बेटी का आईआईटी में हो गया, तो सबको खुश होकर बता रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो अच्छा फीलिंग था वो वाला। मम्मी खुश है, पापा खुश हैं, भाई बहन, छोटे भाई बहन मतलब बहुत खुश हैं कि दीदी का आईआईटी में हो गया। काउंसलिंग वाला पीरियड स्टार्ट हुआ, मन में डिसाइड किया कि कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच चूज करना है, कंसिडर करना है। 2-3 दिन लाइक दिमाग लगा के मैंने सोचा कि किसको किस प्रेफरेंस में रखूं। फिर ऐसा हुआ, और फर्स्ट राउंड में मुझे आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली, और उसके बाद देन वही सेम रिपीट होते रह गया। 5th राउंड तक भी मुझे आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली, और फाइनली आई एम हियर। जेईई 2025 जेईई 2026 एस्पिरेंट को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर बिलीव रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अपने आप को लाइक किसी से कंपेयर करके खुद को डिमोटिवेट मत करो। क्योंकि मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपके किसी फ्रेंड का काफी अच्छा आता है, आपसे हमेशा कोचिंग के टेस्ट में वगैरह में मॉक्स में काफी अच्छे आते हैं, पर दैट डजंट मीन कि आपके वो वाले फ्रेंड के एडवांस वाले टेस्ट में भी अच्छे आएंगे। मतलब माइट बी हैपन कि उनके अच्छे आएंगे, बट दैट डजंट मीन ना कि आपके उनसे खराब आएंगे। मेन तो आपका एडवांस वाला डे मैटर करता है। तो आप अपने ऊपर पॉजिटिव बिलीफ रखो, सेल्फ बिलीफ रखो कि मतलब मेरा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करो। सबसे पहले तो लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे ना कि मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये करके छोड़ दोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं होना होगा तो आपको रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा, पर अभी से क्यों हार मानना है कि नहीं होगा। आप करते रहो करते रहो, लास्ट आपको पता चल जाएगा कि ठीक है आपका आउटकम क्या रहा, लाइक सक्सेसफुल हुए या फिर नहीं हुआ। अभी तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो कि जो डेली क्लास में हो रहा है उसको आकर रिवाइज करता हूँ, होमवर्क करता हूँ और मॉक्स देते रहता हूँ। इस जर्नी में जो मेरे सबसे साथ रहे हैं वो है मेरे मम्मी पापा। उन लोगों ने मतलब हमेशा मोटिवेट ही करा है, कभी ऐसा नहीं है कि प्रेशराइज किया। जेईई के टाइम भी प्रेशराइज नहीं किया कि तुम्हें करना ही है, उनका ये था कि करो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो और भी अच्छे ऑप्शन है। तो मम्मी पापा की तरफ से कभी कोई प्रेशराइज वाला सिचुएशन नहीं रहा है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। अच्छा नहीं लगता था तो उनको कॉल करके अपने माइंड को रिलैक्स करो, मतलब खुश रहो उन लोगों से बात करके। कोटा के टीचर्स तो मतलब अच्छे थे, उन लोग भी सारे सपोर्टिंग थे, कुछ भी डाउट होता था पूछो, कभी मार्क्स नहीं आ रहे तो उन लोगों से बात करो। तो वहां पे भी कोटा के टीचर्स को भी मैं थैंक यू करना करूंगी, क्योंकि कोटा में ऐसा होता है कि आपके साथ मम्मी पापा नहीं रहते तो आपके बेसिकली टीचर्स वो दोस्त बन जाते हैं जिनके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो।
तो कोटा वाले टीचर्स को भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी। डाउट आता था ना, सेल्फ डाउट, वो नहीं लाने दिया, बोला कि ठीक है ना, इस टेस्ट में खराब हुआ, अगले टेस्ट में अच्छे आएंगे। अगर आपके जेईई जर्नी में कोई अच्छा दोस्त नहीं होता, मतलब एक होता है ना, एक दोस्त का होना जरूरी होता है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, और वो दोस्त आपको रेक्टिफाई करता है, मतलब आपको करेक्ट करता है। तो वहां पे मेरे मतलब अच्छे दोस्त थे, उन्हें भी लाइक मैं थैंक यू करना पड़ूंगी। मतलब एक सब अभी अच्छे कॉलेज में अच्छे जगह पे हैं। स्कूल टीचर्स को, जो मैं जहाँ लाइक अपने सिटी में जहाँ से ट्यूशंस करती थी, मतलब स्कूल टीचर्स जो थे या फिर कोचिंग टीचर जो थे, वो सारे भी काफी अच्छे थे। उन्होंने लाइक जब कोटा में जब जेईई की प्रिपरेशन वाले फेज में थी, तो कॉल कर करके पूछते रहते थे कि कैसा चल रहा है पढ़ाई। अगर 11th-12th में मेरी बेसिक सही नहीं रहती तो आई डोंट थिंक मेरा जेईई इतना इजीली होता है। 11th-12th में मेरी बेसिक सही थी, क्योंकि मेरे स्कूल टीचर्स, कोचिंग वाले टीचर्स ने काफी अच्छे से करा रखा था, और बिग थैंक्स टू देम, क्योंकि लाइक अगर आपका बेसिक सही ना हो ना, तो वो डिफिकल्ट रहता है जेईई में। माई कैमरा स्टोरीज के प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, पॉजिटिव बिलीव रखो। आपने जो सोचा है, जो ड्रीम किया है कि आपको जिस कॉलेज में जाना है, वो मिलेगा। बस अपने ऊपर बिलीव रखो, और उसके लिए वर्क मतलब करते रहो कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन से, एक दिन भी छोड़ो मत। बस अपने ऊपर पॉजिटिव बिलीव रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, कॉन्फिडेंट रहो, एवरीथिंग विल बी एट राइट।